आइए दोस्तों जानते हैं बिहार की ताज़ा खबर केवल 10 मिनट में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टाटा कैपिटल का आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होगा। टाटा कैपिटल का 15,512 रुपए करोड़ आईपीओ 13 अक्टूबर को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा। आईपीओ की कीमत 326 रुपए प्रति शेयर निर्धारित की गई है। लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम 0 पर आ गया है, जिससे संकेत मिलता है कि शुरुआती रुझान मुरझाए रह सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि टाटा कैपिटल की मजबूत वित्तीय स्थिति और भरोसेमंद क्रेडिट प्रोफाइल से आईपीओ काफी स्थिर रहेगा। निवेशकों को कीमत आंदोलन और लिस्टिंग के बाद के प्रदर्शन पर नजर रखनी होगी। भारत अमेरिका द्विपक्षीय चर्चा। यूएस राजदूत ने पीएम मोदी से मुलाकात की। अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा व तकनीकी मुद्दों पर चर्चा हुई। यह उनकी भारत में पहली आधिकारिक मुलाकात थी। बातचीत में क्रिटिकल मिनरल्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और व्यापार में संतुलन पर ध्यान दिया गया। यह बैठक ऐसे समय हुई है जब अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 50% तक शुल्क लगा रखा है। दोनों नेता जुड़े विषयों पर निरंतर समन्वय जारी रखने का वादा भी किया। भोपाल में एमएसएमई सम्मेलन का उद्घाटन सीएम द्वारा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 13 अक्टूबर को भोपाल में एमएसएमई सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में युवाओं, स्टार्टअप्स और उद्यमियों को नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन की सुविधा दी जाएगी। सम्मेलन में ओएनडीसी और एमएसएमई के बीच MoU साइन किया जाएगा। मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम से 3 नए औद्योगिक क्षेत्र तथा कार्यालय भवनों की आधारशिला भी रखेंगे। जिले स्तर की भागीदारी व अनुभवी उद्यमियों की कहानियां साझा की जाएंगी। सोनिया गांधी श्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण समारोह में जाएंगी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी 13 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण करने के लिए शिमला जाएंगी। यह कार्यक्रम शिमला के रिज में सुबह 10 बजे आयोजित किया गया है। यह आयोजन राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन व उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह द्वारा किया गया है। अन्य प्रमुख अतिथि होंगे प्रियंका गांधी, हिमाचल सीएम सुखू, उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री व अन्य कांग्रेस व राजकीय नेता। यह आयोजन वीरभद्र सिंह की प्रदेश विकास में भूमिका को याद करने का अवसर है। आर्ट फेस्टिवल शुरू होगा प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश सरकार 13 अक्टूबर से सेंट एंथनी कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज प्रयागराज में राज्य स्तरीय कला महोत्सव आयोजित करेगी। इस वर्ष महोत्सव का विषय विजन ऑफ विकसित भारत 2047 रखा गया है। 18 जिलों से 429 विद्यार्थी भाग लेंगे, जिनमें 3 दिव्यांग छात्र भी सम्मिलित हैं। इस महोत्सव के लिए कुल 14 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। 9.3 लाख रुपए जिला मंडलीय स्तर हेतु और 4.23 लाख रुपए राज्य स्तर हेतु। इस प्रतियोगिता से विजेता राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। त्रिपुरा के छात्रों की पीएम मोदी से संवाद। 13 अक्टूबर को त्रिपुरा के 9 छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का अवसर मिलेगा। यह एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे छात्रों को सीधे प्रधानमंत्री से बातचीत का अवसर मिलेगा। वह शिक्षा, पहल या अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं। इस संवाद का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रीय नीतियों में जोड़ना है। यह घटना सरकार की युवा केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाती है। इंडिया ग्लोबल जीडीपी में योगदान बढ़ने का दावा। प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव दो शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारत वैश्विक जीडीपी वृद्धि का लगभग 20% हिस्सा संचालित करेगा। यह निर्भर है मजबूती से आंतरिक मांगों और आर्थिक नीतियों पर। उन्होंने कहा कि भारत बाहरी झटकों को अवशोषित करने में सक्षम बना है। यह वक्तव्य भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षा और वैश्विक स्थिति को रेखांकित करता है। आर्थिक विश्लेषक इसे सकारात्मक संकेत मान रहे हैं। अहोई अष्टमी 2025 व्रत, पूजा, मुहूर्त और उपाय। 13 अक्टूबर को 2025 का अहोई अष्टमी मनाया जाएगा। विशेषकर माताएं अपने बच्चों की भलाई के लिए उपवास रखेंगी। यह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में आता है और माता अहोई की पूजा की जाती है। पूजा, मुहूर्त, व्रत विधि और उपायों की विस्तृत जानकारी इस दिन साझा की गई है। इस दिन माता बच्चे की दीर्घायु, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करती है। यह त्योहार मातृभक्ति और पारंपरिक विश्वासों को सुदृढ़ करता है। साप्ताहिक आर्थिक राशिफल, धन उन्नति के संकेत। 13-19 अक्टूबर के साप्ताहिक आर्थिक राशिफल में कहा गया है कि गुरु के कर्क राशि में गोचर से हंस राजयोग बन रहा है। विशेष रूप से मेष, सिंह, कन्या और कुंभ राशियों वालों को धन लाभ और व्यापार में वृद्धि की संभावना है। मिथुन और मीन राशि वालों को प्रेम जीवन में शुभ संकेत मिल सकते हैं। वृश्चिक और धनु राशि वालों को संयम अपनाने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर यह सप्ताह आर्थिक व व्यक्तिगत दृष्टि से सकारात्मक रहने की संभावना दिखाता है।
हार्दिक पांड्या ने सार्वजनिक किया रिश्ता। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने अपनी नई प्रेमिका महिका शर्मा के साथ रिश्ते की पुष्टि की है। यह घोषणा 11 अक्टूबर को इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए की गई, जिसमें रोमांटिक तस्वीरें साझा की गईं। महिका शर्मा एक फैशन मॉडल हैं और अब इस घोषणा के बाद चर्चा में बनी है। इस खुलासे से मीडिया और प्रशंसकों में उत्सुकता बढ़ गई है। यह घटना क्रिकेट और मनोरंजन जगत में एक चर्चित विषय बन गई है। सारण पुलिस ने आवास 2 मुहिम में बड़ी सफलता। सारण जिले में पुलिस ने आवास 2 अभियान के तहत एक मां को उसके नवजात शिशु से मिलाया, जिसे एक फर्जी क्लिनिक के माध्यम से बेचा गया था। इस कार्रवाई से बच्चों की खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने मौके से कई दस्तावेज और क्लिनिक से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया है। यह घटना महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की दिशा में राज्य प्रशासन की सक्रियता को दर्शाती है। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई की सराहना की है और न्याय की अपेक्षा जताई है। एमीन ने बिहार में 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए एमीन ने घोषणा की है कि वह 16 जिलों में 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि एमीन को आरजेडी से गठबंधन में संतोषजनक सीट नहीं मिली। पार्टी प्रमुखों का कहना है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर उनका ध्यान विशेष रहेगा। उम्मीदवारों के नाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे। इससे बिहार की राजनीति में नई गतिशीलता देखने को मिल सकती है। आरजेडी का भूमिहार समाज को साधने का रणनीतिक कदम। बिहार में धीरे धीरे आरजेडी ने भूमिहार तथा कुशवाहा समुदायों को अपने समीकरण में जोड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। इस कदम के कारण पार्टी में कुछ नेताओं ने असंतोष जताया और संगठन से अलग होने की बातें शुरू हो गई हैं। इस रणनीति का मकसद आरजेडी को पारंपरिक जातिगत सीमाओं से बाहर ले जाना है। राजनीतिक विश्लेषक इसे आरजेडी की व्यापक आधार बनाने की कोशिश मान रहे हैं। यह राजनीति के नए समीकरणों को जन्म दे सकती है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र अनंत सिंह वर्सेस सूरजभान सिंह की जंग। इस बार मोकामा विधानसभा सीट पर अनंत सिंह और सूरजभान सिंह परिवारों की टक्कर एक नए रूप में सामने आ रही है। पहले भी दोनों के बीच राजनीतिक मुकाबले होते रहे हैं, अब वही जंग बदलते परिवेश के साथ है। उम्मीदवारों में नए चेहरे एंट्री ले सकते हैं, जिससे रणनीतियां बदल रही हैं। यह मुकाबला क्षेत्र की राजनीति में गर्मजोशी ला रहा है। निष्कर्ष यह है कि जनता के मत धाराओं को इस बार बदलना होगा। किसानों को 91 कृषि सामग्री पर सब्सिडी की घोषणा। बिहार सरकार ने चुनावी मौसम में किसानों को बड़ी राहत देते हुए 91 प्रकार की कृषि सामग्री जैसे खुरपी से लेकर ट्रैक्टर तक पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को सशक्त करना व कृषि खर्च को कम करना है। लाभ लेने के लिए किसानों को संबंधित विभागों में समय पर आवेदन करना होगा। यह पहल सरकार की किसान हित मूल नीतियों का उदाहरण है। इसे लेकर किसानों में सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। प्रशांत किशोर की जैन सूरज पहल की शुरुआत। बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने जैन सूरज अभियान शुरू किया, जिसमें भ्रष्टाचार, रोजगार व पारदर्शिता पर फोकस है। इस अभियान में वह राजनीतिक व सामाजिक पनादेश से ऊपर उठकर नई राजनीति की पेशकश करना चाहते हैं। उनकी योजना में युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार, कृषि सुधार और महिलाओं के लिए ऋण सहायता शामिल है। अभियान का मकसद जाति आधारित राजनीति को चुनौती देना है। इसे विकास केंद्रित राजनीति की एक नई दिशा माना जा रहा है। कांग्रेस आज दिल्ली में सीट बंटवारे पर विचार करेंगे। कांग्रेस और आरजेडी की आज दिल्ली में बैठक होगी, जिसमें बिहार 2025 की विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का मसला फाइनल किया जाएगा। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इस वार्ता के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं। बैठक का महत्व इस लिहाज से है कि यह गठबंधन की ताकत और चुनावी रणनीति तय करेगी। इसी दौरान लैंड फॉर जॉब मामले में लालू की पेशी भी है, जिससे चर्चा और मजबूत हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने बातचीत की सफलता पर भरोसा जताया है। वहीं कुछ समीक्षकों का कहना है कि यह गठबंधन को ठीक से जोड़ने की परीक्षा है। एमएचए ने बिहार चुनावों के लिए कैफ की प्रारंभिक तैनाती की अनुमति दी। गृह मंत्री ने आदेश दिया है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों कैफ की 500 कंपनियों को बिहार विधानसभा चुनावों में प्रारंभिक तैनाती हेतु भेजा जाए। यह कदम सुरक्षा, शांतिपूर्ण मतदान व नियंत्रण बनाए रखने के लिए माना जा रहा है। चुनाव आयोग की समीक्षा एवं तैयारी के लिए इस तैनाती को निर्णायक माना जा रहा है। तैनाती 5 अक्टूबर तक पूरी करने की योजना है। यह बिहार चुनाव की तैयारियों में केंद्र सरकार की सक्रिय भागीदारी दिखाती है।
चुनाव आयोग ने 2 चरणों में मतदान करने का निर्णय लिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को 2 चरणों में कराने की घोषणा की गई है और मतगणना की तिथि 14 नवंबर तय की है। आयोग का कहना है कि 2 चरणों में मतदान करना प्रशासन और सुरक्षा दोनों दिशा में आसान होगा। पहले चरण की तारीख 6 नवंबर के लिए निर्धारित की गई है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर और नाम वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तय हुई है। यह व्यवस्था चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाएगी। पहला चरण 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में 121 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। नामांकन दाखिल करने की अवधि 17 अक्टूबर तक रखी गई है। नामों की पर्ची की समीक्षा अगले दिन होगी। पहले चरण के क्षेत्रों में पटना, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान आदि जिले शामिल हैं। नाम वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।